क्लास 9 का 11 नंबर का क्वेश्चन देखना था। कल हम लोगों ने 7 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 11 नंबर से हमको देखना है, ठीक है। तो 11 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। 16 नंबर तक है, तो 11 में सिंगल क्वेश्चन है, 12 में भी सिंगल है, 13 में भी सिंगल है, 14 वाला में 2 क्वेश्चन है, 15 वाला में भी 2 क्वेश्चन है और 16 वाला में 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की संख्या एकदम कम है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टॉप का है। टॉप का मतलब बेहतर है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो इस सवाल को हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहला 11 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि ये किस फार्मूले पे व्याप्त है। तो यहाँ पे दिया है 27 यानी 27 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz। हमको इसको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना है, अब किस तरह से करेंगे ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम इसको किस तरह से लेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग कि 27 एक्स पे 3 घात प्लस वाई पे 3 घात प्लस जेड पे 3 घात माइनस 9xyz, माइनस 9xyz। इसको हल करना है आपको। तो सबसे पहले आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पे जो दिया हुआ है 27 एक्स पे 3 घात, वाई 3 पे, वाई पर 3 घात, जेड पर 3 घात। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये एक चीज समझ में आ रहा है कि एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। फार्मूला क्या है यहां पे आपको समझना है। सरसमीका था ए पर 3 घात हो और बी पर 3 घात हो और सी पर भी 3 घात हो। तो आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और लिखना है प्लस 3abc प्लस 3abc। ये फार्मूला है। ए पर 3 घात, बी पे 3 घात, सी पे 3 घात। इसको सरसमीका भी बोल सकते हो, फार्मूला भी बोल सकते हो कि यदि आपको यहाँ पे ए पर 3 घात, बी पर 3 घात, सी पे 3 घात प्लस में ऐड है तो एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट बंद प्लस 3abc बाहर रहेगा। अगर ऐसा है तो यहां पे आप सॉल्व में देखेंगे ये 27 एक्स पे 3 घात का मतलब ये है कि ये 3 एक्स पे 3 घात है, यानी 27 एक्स पे 3 घात ये 3 एक्स का क्यूब है प्लस वाई का क्यूब यहां दिया ही है प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग इसको a मानेंगे तो यहाँ a का क्यूब हो जाएगा, इसको b मानेंगे तो b का क्यूब, इसको c मानेंगे तो c का क्यूब हो गया। a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब। अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब रहता है तो इस फार्मूले के हिसाब से हम तोड़ सकते हैं। बस आपको वही करना है, फार्मूला लगा दीजिए हो जाएगा। ये इस तरह से भी लगा सकते हैं। दूसरा ये भी होता है, इसको ट्रांसफार्मर इधर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ये वाला मान बच जाता है, लेकिन हमको यही वाला ठीक है। हम इस ए क्यूब बी क्यूब सी के क्यूब पे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है तो पहले इन तीनों को आपस में क्वेश्चन में जोड़कर लिखना है। तो इनको पहले हम आपस में जोड़ देंगे। अगर ए और ये बी है, सी है तो सबसे पहले 3x प्लस वाई प्लस जेड इनको एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 x का स्क्वायर हो जाएगा। 3x का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9 x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर तो मतलब यहाँ a की जगह पे 3x है तो 3x का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है y है मेरा तो y स्क्वायर कर दूंगा, प्लस c का स्क्वायर है तो c की जगह पे z है तो z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लगाना है,
और लिखा है ए बी। ए बी का मतलब क्या है 3x और y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3xy। फिर यहाँ दिया है माइनस बी सी। बी सी क्या है वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद माइनस सी ए, सी की जगह पे जेड और ए की जगह पे 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x जेड कोष्टक बंद। हो गया ए बी बी से सी ए। उसके बाद प्लस करना है, प्लस करने के बाद 3 का गुणा तो अपने से, तो 3 का गुणा करना है। ए की जगह पे क्या है 3x, ए की जगह पे क्या है 3x, ए की जगह पे 3x इंटू बी, बी की जगह पे अब यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, अभी नीचे लगता है तो इसी को तोड़ रहे हैं, प्लस लिखेंगे 3 इंटू ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे y, सी की जगह पे z, और लास्ट में है माइनस 9xyz। इसको तो मैं लिखूंगा ही क्योंकि ये वाला लास्ट में है। हमने तो अभी केवल इन तीनों के जगह पे फार्मूला को रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कोष्टक में हमको मिल गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा कोष्टक में मिला 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, और यहाँ प्लस लगाएंगे 3 तिली के 9xyz होगा 9xyz, और यहाँ माइनस 9xyz दिया ही है। यहाँ तो कोष्टक बंद रहेगा। देखिए प्लस 9xyz माइनस 9xyz से खत्म हो गया, तो क्या बच गया आंसर लास्ट में? आंसर बचा 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा कोष्टक में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। यही गुणनखंड है, इसका आंसर यही होगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, बड़ी ही आसान तरीका से। आपने देखा छोटा क्वेश्चन देखने में था, लेकिन एक अपना अलग ही रूप लेकर बैठा था। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे केवल सौर समीकरण के आधार पे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सौर समीकरण का याद होना जरूरी नहीं है, सौर समीकरण का कहाँ प्रयोग करना है ये जरूरी है। अगर आपको ये पता है तब आप समझ लीजिए कि आपका सौर समीकरण आपके लिए यूजुअल है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन लेंगे हम लोग अब। आप वीडियो स्टॉप करके नोट करते रहेंगे और एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, अपने से ट्राई करते रहेंगे। नहीं आएगा दोबारा देखेंगे, एक वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ही ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा क्वेश्चंस कि इस तरह से करना है। बस केवल आपको जोड़ घटाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? बारह नंबर में सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब सिद्ध करना है। x पर 3 घात प्लस y पर 3 घात प्लस z पर 3 घात माइनस 3xyz बराबर बराबर 1/2 छोटा ब्रैकेट्स x प्लस y प्लस z कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक का चिन्ह x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस
जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको सिद्ध करना है कि बायां साइड और दायां साइड आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे आपको यही सिद्ध करना है कि आप दिखाइए कि दायां साइड जो है बायां साइड के बराबर है। सिद्ध करना है, सत्यापित यही होता है। आपको दिखाना है कि दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। मैं बुक को रख लेता हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीके से। आप जानते हैं कि दो पक्ष हमेशा दिया रहता है सिद्ध करने वाला में। कभी ऐसा होता है कि दोनों पक्ष को सिद्ध करके किसी तीसरे मान के बराबर दिखाया जाता है। कभी ऐसा होता है कि किसी एक साइड को लेकर दूसरी साइड के बराबर दिखा देते हैं हल करके। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दूसरा साइड भी पहले ही साइड के बराबर ही है, बस उसको अलग तरीका से अलग मान के रूप में दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करेंगे और वहां हम लोग बड़े मान को पहले लेते हैं। हमेशा बड़े वाले मान को लेकर छोटे वाले मान को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग उधर वाला ही ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, दायां पक्ष। दायां पक्ष में दिया है 1/2 स्मॉल ब्रैकेट्स, देखिए अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ले लेंगे और बड़ा कोष्टक का चिन्ह है, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ही सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एकदम आराम से बारीकी से हल करना है। 1/2 स्मॉल ब्रैकेट से, तो स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको रहने देते हैं अभी हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हैं आप लोग, सबको तोड़ दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो x माइनस वाई का स्क्वायर रहे तो पहले x का स्क्वायर होगा प्लस y का स्क्वायर होगा माइनस 2xy हो जाएगा, माइनस 2xy। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2yz हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद। तीनों को आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ लिया है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड है, कोष्टक बंद कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर के साथ जुटेगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर के साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा हमको माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना है कि 1/2 यहाँ ठीक है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड ठीक है। दोनों में देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पे पूरा में 2 है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये बचेगा बिल्कुल। अब हम यहाँ पे इस 2 से 2 को काट देंगे, फाइनली बचा हमको x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ पे एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। यहाँ पे आप सर्वसमीका का प्रयोग करके भी डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन आप सर्वसमीका का प्रयोग न करें, इनका इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इसके अंदर मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाना है हमको। हम मल्टीप्लाई करके ही इस आंसर को प्राप्त करेंगे, ये नहीं कि सर्वसमीका आप लगा दें, एकदम बेसिक लगाना है। आप मल्टीप्लाई करिए और छोटा करते रहिए, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई करके छोटा करते रहेंगे। चलिए तो गुणा करते हैं इसका आगे। मैं ऊपर के लाइन यानी क्वेश्चंस को हटा लेता हूं, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए गुणा करते हैं, एक लाइन अभी यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो एक लाइन गुणा कर ही लेते हैं। एक्स का इसमें पूरा में गुणा करना है, तो यक्स का सब में गुणा कीजिए, तो यक्स पे क्या हो जाएगा 3 घात प्लस यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब यक्स का अंदर गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा। ये केवल यक्स का गुणा है। इसी तरह वाई का गुणा और जेड का गुणा, तो वाई का करिए, वाई का गुणा होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई पर 3 घात, वाई में होगा तो वाई पर 3 घात, जेड में होगा तो प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस है। अब होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहां माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, क्योंकि वाई का एक्स जेड में होगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब जेड का कर लीजिए, जेड का करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड, जेड का वाई स्क्वायर में होगा तो प्लस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। जेड का जेड स्क्वायर में होगा तो प्लस जेड पर 3 घात हो जाएगा, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस एक्स वाई जेड, जेड का माइनस में होगा तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, और जेड का एक्स जेड में होगा तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आप जो जो कटने पिटने लायक उसको काट पीट दीजिए और आंसर यहाँ लिखिए। एक्स पे 3 घात तो कहीं दोबारा आई है नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एक्स पे 3 घात मिल जाएगा। देखिए ये वाला नोट हो गया। एक वाई पे 3 घात है तो पहले वाई पे 3 घात को खोज लीजिए, वाई पे 3 घात लिख लीजिए। फिर यहाँ पे दिया है जेड पर 3 घात, तो ये जेड पर 3 घात ले लीजिए, प्लस जेड पर 3 घात। अब मैं रेड पेन से इसको कटाता हूं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, देखिए यहाँ पे प्लस में है एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ माइनस में है, तो एक्स वाई स्क्वायर एक बार प्लस में है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर एक बार माइनस में, तो कैंसिल हो गया। एक्स जेड स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स जेड का स्क्वायर, अगर एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एक्स जेड स्क्वायर माइनस में है, सेम संख्या है, प्लस माइनस में तो खत्म। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई खत्म, क्योंकि विपरीत निशान में है। यहाँ एक्स स्क्वायर जेड है, एक्स स्क्वायर जेड यानी एक्स पे 2 घात जेड, तो यहाँ पे देखिए एक्स पे 2 घात जेड है, यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए वाई जेड स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पे देखेंगे वाई स्क्वायर जेड माइनस में है, तो प्लस वाला माइनस से खत्म, क्योंकि सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड है, वहाँ वाई जेड स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है, रन देते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर यहाँ पे है, वाई जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म। वाई स्क्वायर जेड जो है, वाई स्क्वायर जेड यहाँ है, वहां वाई जेड का स्क्वायर है, यहाँ वाई का स्क्वायर जेड है, तो वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जेड है, ये वाई स्क्वायर जेड है, ये वाई जेड स्क्वायर है और ये वाई जेड स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है, यहाँ पे बचा है केवल, देखिए एक्स वाई जेड एक बार यहाँ पे है माइनस में, एक्स वाई जेड एक बार माइनस में यहाँ पे है, एक्स वाई जेड यहाँ है
एक्स वाई जेड यहाँ है, एक्स वाई जेड ही यहाँ है, 3 जगह है। माइनस में है तो माइनस में जुड़ जाएगा, -3xyz। अब आप देखेंगे कि ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में ही दिया था, इसलिए कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह से आप गुणा भाग करके कर सकते हो। सरसम का इसमें प्रयोग मत करना, क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए कराया तो आप बेसिक करके दिखाइए कि नहीं ये ऐसे बराबर होता है। गुणा करके हमने इसको छोटा किया और छोटा करके हमको ये प्राप्त हो रहा है जो भी दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हो। अब मिटाते हैं इसको, आप नोट कर लेंगे। अब हम आएंगे 13 नंबर पे। चलिए प्रश्न लेते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि x + y + z का मान यदि 0 है। क्वेश्चन अच्छा है। 13 नंबर, यदि x + y + z का मान 0 हो तो सिद्ध करना है, दिखाने का मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि x पर 3 घात + y पर 3 घात + z पर 3 घात बराबर 3xyz है। इसको हल करना है। हल करना बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आप एक फार्मूला जानते हो। फार्मूला क्या है, तो सवाल लगाते समय फार्मूला का भी जिक्र होगा। यहाँ पे हमको ये चीज दिया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको यहां से मतलब है, हमको यहां से मतलब है कि इतने के बराबर इतना सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला मान ले लूंगा, छोटा वाला को छोड़ दूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से हल करता हूँ। x पर 3 घात लूंगा + y पर 3 घात + z पर 3 घात। ठीक है, अब आप चूंकि यहाँ पे एक फार्मूला पहले से जानते हैं, इसको फिर रिपीट करते हैं हम लोग। क्या है फार्मूला कि a पर 3 घात + b पर 3 घात हो + c पर 3 घात हो, तो उस कंडीशन में फार्मूला बनता है कि एक ब्रैकेट में a + b + c रहेगा, दूसरा ब्रैकेट में ध्यान रखना गुणा के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो a² + b² + c² -ab - bc - ca, अब प्लस हो जाता है 3abc। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a पर 3 घात, b पर 3 घात, c पे 3 घात के रूप का है, x पे 3 घात, y पे 3 घात, z पे 3 घात। अगर आप x y z को abc मान लें, तब तो इनकी जगह पे इस फार्मूला से हम तोड़ सकते हैं। एक कोष्टक में करेंगे x + y + z, करेंगे कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन में करेंगे x² + y² + z² माइनस ab का मतलब xy, फिर yz zx, क्वेश्चन 1, फिर प्लस करना है प्लस 3abc, abc यानी xyz, xyz हो जाएगा बराबर। अब देखिए हमको इसका मान पता है, x + yz का मान कितना है, 0 गुणे 0 गुणे ना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx प्लस 3xyz। 0 का किसी संख्या में गुणा होता है तो पूरा मान क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 मिल गया, प्लस बचा है अभी
3xyz, तो 0 में 3xyz जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3xyz ही बचेगा। यही क्या है, आंसर है 3xyz। 3xyz इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 3xyz इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आया, इसलिए कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पे कोष्टक में आप दिखा सकते हो कि चूंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे चूंकि x प्लस y प्लस z का मान क्या दिया था, 0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दिया था, 0 दिया था। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको सीधा नहीं करना है, जैसे आप अंग्रेजी में करते हो कि 2 पे 3 घात का मान 8 सीधा लिख दें। आपको किससे, सौर समीकरण का प्रयोग करके, सीधा करने का मतलब है कि आप सौर समीकरण का प्रयोग करके इनका हल कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपने सवाल को लगाया गया है। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको कैसे लगाना है। देखिए, पहले इसको हम मिटा लेते हैं और आपको एक फार्मूला समझाते हैं, उसी पे इसको लगाना है। ध्यान से समझिएगा, इसलिए कहा जाता है कंसेप्ट यदि आपका इस टाइम प्रेजेंट टाइम से ही क्लियर रहेगा तो आगे चल के भविष्य में तैयारियां अगर कर भी रहे हैं और वहां पे कुछ समझाया जाएगा ऊपर से भी, तो आप उसके गहराई को समझ जाएंगे कि ये चीज यहाँ पे था तो भी इस तरह हुआ है। तो आपको हर चीज को समझते चलना है। आप अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं जो इसके अंदर है, या तो आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं, यहाँ पे फार्मूला वही वाला लिखूंगा और इसमें एक रहस्य बताऊंगा। a पर 3 घात है, b पर 3 घात है और c पर जब 3 घात है तो उस कंडीशन में हमको फार्मूला मिलके बन रहा है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये प्लस बी प्लस सी क्या है, ये वाला a का मान, b का मान, c का मान है। 3 घात से को छोड़कर जो बच जाता है वही a b c है, a b c इसको जोड़ा गया है। दूसरा ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इस कोष्टक से इसका गुणा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लास्ट में इसमें प्लस होता है 3abc। ये तो फार्मूला है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि यदि मैं ये कह दूं, यदि मैं आपसे ये कह दूं, यहाँ पे हरा पेन से लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही लिखना है। यदि आपको एक कंडीशन है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी का, यानी इस a और b और c को जोड़ूं और क्या हो जाए वहां पे 0 हो, यानी a प्लस बी प्लस सी को इन तीनों को जोड़ा जाए तो 0 मिल जाएगा, तो आपको a पर 3 घात, तो a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात का मान क्या मिलेगा। तो आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0। तो यह 0 गुणे हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस है 3abc। तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पे a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पे 3 घात बराबर
जीरो का किस संख्या में गुणा होगा तो टोटल मान जीरो हो जाएगा। अब प्लस बचेगा 3abc। तो लास्ट में क्या बचा, a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात बराबर 3abc। देख लीजिए, यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 हो जाए तो a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात का मान 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अर्थात यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर हो तो 0 के बराबर हो तो 0 के बराबर हो तो a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात का मान 3abc के बराबर होगा। 3abc के बराबर होगा। ये पूरा कंसेप्ट है, इसको आप नोट करेंगे बेहतर तरीका से। यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर हो तो a पर 3 घात प्लस c पे 3 घात का मान 3abc के बराबर होगा। जैसे कि आपको मैंने लगाकर दिखा दिया। अब आप एक चीज समझ चुके हैं कि अगर a पर 3 घात b पे 3 घात c पे 3 घात का मान निकालना है तो हमको देखना है कहीं a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3abc का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और आते हैं सवाल पे। सवाल देखेंगे हम लोग, जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक इसका प्रयोग नहीं समझ में आएगा और याद भी नहीं होगा सही तरीका से। तो आइए सवाल को दिखाते हैं, सवाल किस तरह से पूछता है। एसएससी लेवल में इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, क्योंकि 10th लेवल के जो जितने परीक्षा होते हैं वन एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बीजगणित में लेता है वो बहुत बेहतर तरीका से। जिनको पता रहता है आराम से कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, 14 नंबर का पहला क्वेश्चन। -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये दिख रहा है a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब। हल करेंगे, हल करके और लिखेंगे यहां, ठीक है ना, ध्यान सुनना, -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर क्या मिलेगा। मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, इसको सूत्र a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब दिया है। तो पहले हम a प्लस b प्लस c का मान निकालेंगे। तो a प्लस b प्लस c जोड़ कर देखते हैं। यहाँ -12 है तो -12 होगा, प्लस प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, 7 5 12, -12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि -12 प्लस 7 प्लस 5 का मान क्या आ गया, 0। अर्थात a प्लस b प्लस c का मान 0 मिल गया। समझ रहे हैं ना, फार्मूला के हिसाब से, क्योंकि a पे 3 घात, b पे 3 घात प्लस c पे 3 घात है, तो उसमें a प्लस b प्लस c आता है क्वेश्चन में। जैसे a प्लस b प्लस c का मान 0 आता है तब आप आराम से क्या करते हो, तब कहोगे a पर 3 घात, b पर 3 घात प्लस c पर 3 घात का मान निकालना हो तो कुछ करना नहीं है, 3abc लिख देना है।
तब मैं ए पर 3 घात, बी पे 3 घात, सी पे 3 घात का मान 3abc से लगा दूंगा। इसलिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, बराबर 3 गुणे ए का मतलब -12 तो -12, ठीक है, बी का मतलब 7, सी का मतलब 5, क्योंकि यहाँ पे 5 पर 3 घात है। अब लिख लिया 3abc। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 5 60 हो जाएगा, -60 गुणे 12 का 5 में गुणा कर लिया और 7 तरीके 21। गुणा करना आसान हो जाता है इस तरह, माइनस हो तो माइनस, जीरो लगाए तो जीरो लगा दीजिए, 6 का गुणा कीजिए, 6 कम 6, 6 दूना के 12, -1260 आंसर आ गया। क्या गया? -1260। अगर आप इसको सीधा सीधा भी सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा? -1260 ही आएगा। मतलब 12 पे 3 घात का मान 1728, 7 पे 3 घात का मान 343, 5 पे 3 घात का 125, जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 1260। देखिए समझाता हूँ, -12 पे 3 घात का मान क्या होगा? -1728 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 पर 3 घात का मतलब 7 पे 3 घात का मतलब 343 होता है इसका मान, और 5 पे 3 घात का मान 125 होता है। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो पहले जोड़ो, -1728 हो जाएगा यहाँ पे, और इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 5 3 8, 2 4 6, 3 1 4, घटाइए, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ पे देखिए कर नहीं जाएगा, यहाँ 12 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे क्या बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि एक कर्जा दे चुका है। 6 में से 4 जाएगा तो 2, और ऊपर से 1, 1260 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आप सीधा सीधा लगाएंगे तो इस तरह से आएगा, लेकिन सीधा आपको लगाना नहीं था, फार्मूला आप लगाना था। तो यहाँ पे -1260 आ गया, ठीक है। तो आराम से करना है, इस टाइप से कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है क्या यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया, कब? जब a पर 3 घात, b पे 3 घात, c पे 3 घात मान दिया हो और उससे पूछ रहा हो कि इसका मान बताइए, तो आपको तुरंत देखना है क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है। अगर 0 हो गया तो पूरा फार्मूला तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल क्या कर देना है? 3abc के बराबर कर देना है। 3abc के क्या कर देना है? बराबर कर देना है। अब मैं इसको इस तरह से लगाया हूं, सेकंड वाला क्वेश्चन को एकदम इजी तरीका से तोड़ देंगे, फटाक दे तोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया है कि क्या वास्तविकता है। वास्तविकता यही है कि आपको a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिखाना है और तुरंत उसके मान को 3abc के बराबर दिखा देना है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कितना शॉर्टली करते हैं। चौदहवां का दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? 28 पर 3 घात है, ठीक है, प्लस -15 पर 3 घात, प्लस -13 पर 3 घात, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है? हल करना है, और हल करते समय आपको दिखाना है। हल करेंगे और लिखेंगे यहां 28 प्लस -15 प्लस -13 बराबर 28 तो 28 होगा, प्लस माइनस होगा तो -15, प्लस माइनस कोष्टक खोलेगा तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 28 प्लस में है, देखिए माइनस, दोनों माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, 15 13 कितना होगा? 28 होगा। 28 में से 28 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि 28 -15 -13 को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। जैसे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ गया, तभी मैंने फार्मूला बताया कि a पर 3 घात, b पे 3 घात, c पर 3 घात में अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो a पर 3 घात, b पे 3 घात प्लस c पे 3 घात का मान किसके बराबर होगा? 3abc के। तो इसलिए अब आप कहेंगे कि 28 पर 3 घात प्लस -15 पर 3 घात प्लस -13 पर 3 घात
बराबर 3 गुणे ए की जगह पे माइनस पहले 28 होगा, ए इंटू बी का मतलब -15 इंटू सी का मतलब -13। बस गुणा करें और आंसर लिख दें। तो यहाँ था 3 गुणे 28 गुणे 15 गुणे 13 है। तो 15 का गुणा करना आसान होता है थोड़ा सा, तो 15 का 28 में कर लीजिए। 15 8 120 हासिल 12, 15 दूना के 30 और 12 42, 420। एक माइनस में एक प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। गुणे यहाँ 3 कर दीजिए और गुणे यहाँ 13 कर लीजिए। ठीक है, अब आप 13 का गुणा करिए, माइनस में 13 है तो माइनस में 13 लीजिए। 3 को रन दीजिए, 3 को लास्ट में करेंगे। माइनस माइनस गुणा का प्लस, 13 जीरो या 0, 13 दूना के 26 को 6 हासिल 2, 13 चौक को 52 2 54 हो जाएगा। बस 3 का गुणा कर लीजिए। 3 जीरो या 0, 3 छक 18 को 8 हासिल 1, 3 चौक को 12 1 13 हासिल 1, 3 5 15 16, 16,380 आंसर हो जाएगा इसका। 16,380 हो जाएगा। अगर 28 पे 3 घात माइनस 15 पे 3 घात माइनस 13 पे 3 घात को भी हल करेंगे तो कितना आएगा? 16,380। तो इस तरह से आप देखिए कितना इजी तरीका से कर सकते हैं। उस वाले क्वेश्चन को समझाना था इसलिए मैंने टाइम लिया, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी तरीका से लग गया। तो जब भी ए पर 3 घात, बी पे 3 घात प्लस सी पे 3 घात के टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें प्लस बी प्लस सी का मान चेक कीजिए। अगर 0 है तो उसका मान जो होगा 3abc के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर पे क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए आयतों, आयत है, आयत कैसा होता है? आपने सामने भुजाएं बराबर होती है, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकता है उसको बताना है। तो व्यंजक देखो, लंबाई चौड़ाई का मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई का मतलब ये है, अगर क्षेत्रफल दिया है तो उसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणनखंड बनाएंगे, केवल 2 गुणनखंड, तो उसमें से कोई एक लंबाई होगा और कोई चौड़ाई होगा, क्योंकि आप नहीं ये बता सकते हो कि कौन उसमें से लंबाई है कौन चौड़ाई है। ठीक है, तो 15 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर बराबर नहीं किया है, क्षेत्रफल दिया है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, और आपको बताना है कि यदि ये किसी आयत का क्षेत्रफल है तो इसका व्यंजक, संभव व्यंजक क्या हो लंबाई चौड़ाई के लिए, मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकता है। तो आपको मैंने बताया कि क्षेत्रफल का मतलब होता है क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लगाते समय। देखिए कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, हल लिखेंगे। ठीक है, व्यंजक उतारेंगे, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12 लिखेंगे कि चूंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का ये संकेत है, आपको एक दिशा मिलेगा इससे। आयत का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इसका मतलब यह है कि यदि क्षेत्रफल को हम 2 गुणनखंडों में तोड़ दें तो उसमें से कोई एक लंबाई होगा, कोई चौड़ाई होगा, क्योंकि वो लंबाई गुणे चौड़ाई भी हो सकता है, चौड़ाई गुणे लंबाई भी हो सकता है, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्रम का। तो हम लोग तब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण ये है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है और एक ही चरराशि है, तो द्विघात एक चरराशि में द्विघात समीकरण है। ऐसे सवालों को गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2 घात वाले चरराशि का गुणांक 25 है तो 25 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे
और अचर पद को उठाएंगे, चिन्ह के साथ दोनों को लेते हैं, दोनों प्लस में तो प्लस में ले लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 12 5 60 को 0 हासिल 6, 12 दूना के 24, अच्छा कितना हो जाएगा 30, यानी 300 हो गया। 25 में यानी 25 में 12 का गुणा किया तो कितना हुआ 300 हुआ। 300 आया, पहले देखना है कि ये 300 धन में है कि ऋण में है, तो कहेंगे धनात्मक है। जब मान कोई धनात्मक में आता है तो उसका ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 300 तो, क्योंकि गुणनखंड है तो गुणा करने पर 300 आएगा। लेकिन धनात्मक मान है तो जोड़ने पर बीच वाला मध्य वाला पद आएगा, इसी को कहते हैं मध्य भाग को तोड़ना। यानी जोड़ने पर 35 होना चाहिए, माइनस हमसे कोई मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए 35, जोड़ने पर 35 आना चाहिए। ऐसा क्या गुणनखंड बनेगा भैया, जोड़ने पर 35 आ जाए, तो 300 का गुणनखंड करेंगे, 300 का क्या करेंगे गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करते हैं और 35 प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो 150, फिर 2 से कटाएंगे तो 75, 3 से कटाएंगे तो 25 या 75 होता है, फिर 5 से कटा देंगे 5 5 25, फिर 5 से कटा देंगे 5 यही गुणनखंड। 2 दूना के 4, 5 25 25, चौको 100, यही 300। अब बनाना है, ऐसा बनाना है कि गुणा करने 300 आए लेकिन जोड़ने पर 35 आना चाहिए। तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 10 दूना के 20, 20 गुणे 15, 20 15 35 भी होगा, 15 दूना के 30, 300 भी हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम कर सकते हैं 25a² माइनस 35 के जगह पे आपने क्या लिया 20 + 15, 35 के मैं 20 + 15 लिखा, माइनस माइनस ए इधर है तो एक गुणा कर दिया, अभी भी है 35 ही है, अब प्लस 12। अब कोष्टक खोल दीजिए, 25a² माइनस करिए और कोष्टक खोलिए, माइनस 20a हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 20a और माइनस 15a, माइनस 20 से माइनस 15 जुड़ेगा तो माइनस 35 से होगा, क्योंकि दोनों चर राशि एक समान है, प्लस 12 है तो 12। दो को लेकर गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो ए कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ है तो ए कॉमन हो जाएगा। दोनों में दिख रहा है 5 भी कॉमन है तो 5 बाहर निकालेंगे, और 5 के साथ साथ क्या बाहर निकालेंगे ए भी निकालेंगे, ए बाहर आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का 25 में भाग देंगे तो 5 5 25, ए का ए स्क्वायर में देंगे तो ए बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, ए से ए खत्म, 20 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 5 माइनस, माइनस है तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा। दोनों में ए कॉमन नहीं है, लेकिन 15 यहाँ आया 12 है, इसमें 3 5 15, इसमें 3 चौको बाहर, यानी 3 दोनों में है तो 3 बाहर आ जा सकता है, तो 3 को बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 3 5 15 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 ये बचाइए, माइनस का प्लस में भाग देंगे तो माइनस होगा, और 3 चौको 12, गुणा करेंगे दोबारा यही आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5a - 4, 5a - 4, तो यहाँ पे हम बाहर निकालेंगे 5a - 4, तो बचेगा क्या 5a - 3, 5a - 3। तो आपने देखा कि ये जो क्षेत्रफल है दो गुणनखंडों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे संभावित व्यंजक जो होगा, अतः आयत का लंबाई व चौड़ाई का संभवतः व्यंजक क्या क्या है, 5a - 4 तथा 5a - 3 है। इसका मतलब यह है कि यदि लंबाई 5a - 4 है तो चौड़ाई क्या होगा 5a - 3, यदि लंबाई 5a - 3 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 5a - 4। मतलब यदि इसको लंबाई मानते हैं तो चौड़ाई ये होगा, अगर इसको चौड़ाई मानते हैं तो लंबाई ये होगा। इसका मतलब यही है, दोनों में से कोई लंबाई कोई चौड़ाई होगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई ही है दोनों, ठीक है। तो ये संभवतः मान आपको मिल गया, इन्हीं दोनों गुणनखंडों से मिलकर बना है, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ये क्षेत्रफल का, तो दो गुणनखंड मिल गया लंबाई चौड़ाई के रूप में।
तो ये समझौता व्यंजक बन गया। सेकंड वाला क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे हम लोग, एकदम आसान तरीका से, ठीक है, आसान तरीका से इसी तरह कर लेंगे हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 15 का दूसरा देखते हैं। 15 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, 15 का दूसरा क्या है, क्षेत्रफल (35y² प्लस 13y माइनस 12) 35y² प्लस 13y माइनस 12, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे, 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। अब जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसका गुणनखंड करना है हमको केवल। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y² का गुणांक 35, अचर पद का गुणा माइनस 12 मिलेगा। इनका गुणा कीजिए, इनका जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12 5 60, 60 को 0 हासिल 6, 12 3 36, 36 6 42, 420 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, माइनस में 420, यानी 420 जो ऋणात्मक मान आया है। जैसे कोई ऋणात्मक मान आता है इसका मतलब ये है कि इनका ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करें तो 420 आए, लेकिन माइनस में मान आता है जब, तो उस गुणनखंड को आपस में घटाने पर बीच वाला पद यानी 13 आ जाए। तो यहाँ पे बनाना है इस तरह से 420 को कि गुणा करें 420 आए और माइनस में आया ना वहां पे, तो घटाने पर 13 आना चाहिए। जैसे वहां दोनों प्लस में था तो प्लस में बीच वाला पद को लाए थे कि प्लस करने पर बीच वाला पद आए, लेकिन जब ये गुणांक माइनस में हो जाता है तो घटाने पर बीच वाला पद लाना है। तो 420 का हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ेंगे यहाँ पे तो आपको कैसे मिलेगा, तो देखिए 13 लाना है तो 14 तिया 42 होता है, तो 14 तिया 42 उससे नहीं आएगा, 6 7 42 उससे भी नहीं आएगा, 21 दूना का 42 होता है, 21 20 उससे भी नहीं आएगा। तो 420 का गुणनखंड करके देखते हैं, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो आएगा 2 दूना का 4, 2 एकम 2, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम 2, 0 करेंगे 2 50, क्योंकि 105 दूना के 210 होता है। अभी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटा देना है, 3 3 के 9, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटाइए, 5 7 35, 7 से कटाइए, दिए यहाँ पे बनेगा 5 3 15, 7 दूना के 14, 6 दूना के 28, 28 और 15 गुणनखंड बनेगा। 7 दूना के 14, दूना के 28 और 5 3 15, 28 और 15 का गुणा करने पर, यानी गुणा करने पर तो 420 ही आएगा, और 28 में से 15 घटाने पर 13 आ जाएगा। तो आपने क्या तोड़, यहाँ पे किस रूप में तोड़ेंगे, 35y² करेंगे, प्लस है तो हमसे कोई मतलब, 13 के जगह पे क्यों लिखना है, यहाँ पे हम करेंगे 28 माइनस 15, ठीक है। 28 में से 15 घटाएंगे 13 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, y माइनस 12। इसी को प्राप्त करने के लिए इनका गुणनखंड के रूप में लेते हैं, ताकि मान आपस में कॉमन किया जा सके, कटाया जा सके। तो यहाँ पे 35y² लेना है, प्लस करना है, 28 में से 15 जाएगा तो 13, सॉरी 28 में y का गुणा होगा तो 28y, अब माइनस 15 में गुणा होगा तो, ठीक है, 28y 15y 13y ही आएगा माइनस 12। अब दो का जोड़ा लेके क्या करना है, कॉमन कराना है, दो का जोड़ा लेकर कॉमन कर लेना है, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पे हमको इस दोनों में कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो 7 मिलेगा, क्योंकि 7 5 35, 7 चौक 28, दोनों में 7 दिख रहा है और y है तो y। यहाँ पे 35 में 7 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, y स्क्वायर में y से देंगे तो y बार, 5 y प्लस y से y खत्म, 7 का 28 में भाग देंगे तो 4 बार 7 चौक 28 यहाँ जाएगा। दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, 15 और 12 में 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। माइनस का माइनस में जाएगा प्लस, 3 का 15 में जाएगा, 3 5 15 और y है तो y। माइनस का माइनस में देगा तो प्लस हो जाएगा और 3 का 12 में देगा तो 4 हो जाएगा, 3 जो 12। अब आप इस प्रकार देख रहे हैं, दोनों में मिल गया हमको 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 7y और यहाँ बचेगा -3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, तो इसमें से 5y प्लस 4 12 आ गया, दोनों में देखना है तो दोनों में 12 आएगा तो 7y बचेगा यहाँ पे, अब -3 यहाँ पे बच जाएगा, तो 7y -3 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह देखा आपने कि ये जो क्षेत्रफल था आयत का, ये इस रूप में था, इसका गुणनखंड किया तो हमको 2 रूप मिल गया। तो हम कहेंगे कि अतः आयत की लंबाई व, अब शॉर्टकट लिख रहा हूं, लंबाई लिख लेना यहाँ पे, चौड़ाई का संभवतः व्यंजक का संभावित व्यंजक क्या है, 5y प्लस 4 तथा 7y माइनस 3 है। जिसका मतलब मैंने समझाया कि यदि लंबाई 5y प्लस 4 है तो चौड़ाई 7y माइनस 3 होगा, यदि चौड़ाई 5y प्लस 4 है तो लंबाई 7y माइनस 3 होगा, यानी एक को लंबाई मानेंगे दूसरा चौड़ाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करेंगे। इसका 16 नंबर में 2 क्वेश्चन है। 16 नंबर में कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। घनाभ के बारे में दिया है, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक है। यह भी क्वेश्चन बेहतर है, एकदम उसी टाइप का है। 16 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 16 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है आयतन दिया है, जैसे वहां क्षेत्रफल दिया था, यहाँ पे आयतन दिया है 3x स्क्वायर -12x, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व यानी हल करेंगे हम लोग। चलिए हल करते हैं। सवाल लिखेंगे पहले हम लोग 3x स्क्वायर -12x। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे समझिए, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन पहले आपको जानना है कि घनाभ का विमाएं कितना है। तो घनाभ जो होता है उसकी विमाएं 3 होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन होता है वह सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी अगर ये आयतन है तो इसको 3 गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। जैसे वहां क्षेत्रफल था आयत का तो उसको 2 गुणनखंड में तोड़ा गया था, 2 ही गुणनखंड में टूटा ही। अगर ये आयतन है तो ये 3 गुणनखंड में टूटेगा।
और उन 3 गुणनखंड में से कोई एक लंबाई होगा, तो दूसरा चौड़ाई होगा, तीसरा ऊंचाई होगा। अगर उनमें से पहला अगर ऊंचाई हो जाए तो 2 गो बचेगा, उसमें लंबाई चौड़ाई होगा। तो संभवतः मान केवल बताना है आपको, ये नहीं बताना है कि ये वाला लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई है, क्योंकि आप नहीं बता सकते हो कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई, कौन ऊंचाई, क्योंकि केवल गुणनखंड निकल रहा है। तो कोई इसमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकता है, लेकिन आपको बताना है कि इन्हीं तीनों में से कोई होगा, बस। तो गुणनखंड निकाल के आप लगा सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x² या -12x है, तो यहाँ कॉमन क्या है? तो कॉमन दोनों में से 3x ही है, क्योंकि 3 यहाँ भी मिलेगा, 12 में भी 3 मिलेगा। x² यहाँ x है, तो x भी मिल जाएगा दोनों में। 3 से 3 खत्म, x² में भाग देंगे तो x बढ़ जाएगा, माइनस 3 से 12 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, x खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पे 3 गुणे x गुणे x - 4। इसलिए ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने तीनों गुणनखंड को अलग अलग दिखा दिया। 3x x - 4, 3 गुणे x गुणे x - 4। देखिए, अगर इसको लंबाई मानते हैं तो ये चौड़ाई, ये ऊंचाई होगा। हो सकता है कि ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई हो, ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई हो, ये लंबाई हो सकता है ये ऊंचाई हो, ये लंबाई, ये चौड़ाई हो। तीनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो लिखेंगे। इसलिए यानी अतः घनाभ के विमाओं का, विमा मतलब मैंने बताया कि भुजाओं, भुजाओं की बात कर रहा है। किसी भी आकृति की विमा की बात करेगा तो उस आकृति जिनसे घिरा है, भुजाओं से घिरा है, वहीं उसकी विमा होती है। घनाभ के विमाओं, अतः घनाभ की विमाओं, विमाओं के संभव व्यंजक, संभव व्यंजक, अतः घनाभ के विमाओं के संभव व्यंजक क्या क्या हो सकता है? 3 x तथा x - 4 होगा। ये आपका क्या है? उत्तर है। यानी 3 होगा, x होगा, x - 4, 3 विमा निकल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करके केवल लिख देना है। तो कितना इजी है, केवल गुणनखंड करना है और 3 गुणनखंड दिखाना है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला भी बेहतर है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला देख लीजिए, लास्ट, इस चैप्टर का भी लास्ट है और 16 का दूसरा क्वेश्चन है ये, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा इस कड़ी में। तो आपने प्रश्नावली 2 को, यानी अध्याय 2 का बहुपद बहुत ही बेहतर ढंग से एक एक कंसेप्ट को समझते हुए हल किया है। अब आई होप, यानी मैं ऐसा करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम पे दोबारा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। क्योंकि पढ़ना बार बार यही नहीं है कि कक्षा 9 में ही बार बार पढ़ना है। पढ़ना है तो सही से एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, तो 16 का सेकंड वाला क्वेश्चन, 16 नंबर का सेकंड, आयतन दिया है तो मैं आयतन ले लूंगा, आयतन, आयतन ले लूंगा। ठीक, आयतन दिया है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस 20 के। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व उतारेंगे। 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस 20 के। ठीक, तो चलिए पहले कॉमन कीजिए। सब में कॉमन क्या है? तो आप एक चीज देख रहे हो, सब में 2 का गुणनखंड छिपा है, तो 2 कॉमन सब में हो सकता है, 2 कॉमन हो गया। सब में के दिख रहा है तो के 2 सब में कॉमन है, बस इतना ही कॉमन हो सकता है। तो 2 का 12 में भाग देंगे तो 6 बढ़ जाएगा, के से के खत्म, वाई स्क्वायर हो जाएगा 6y स्क्वायर। ठीक है, आगे यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे तो दूध क्या आ जाएगा, दूध क्या आएगा, 6 आएगा, तो प्लस दूध 6 कर लेंगे, के से के खत्म तो 3y आ जाएगा। 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे
के से बाहर आ जाएगा। तो 6y² प्लस 3y माइनस 10, तो यहाँ पे 3 गुणनखंड तो हमको ऐसे ही मिल गया, 2 गुणे के, ठीक है, 2 गुणे के, और एक मिल जाएगा यहाँ पे 6y² प्लस 3y माइनस 10, ठीक है। अगर आप इसको हल करके भी लगाना चाहेंगे 10 छक्का 60 करके, इनका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड इनका भी बनेगा, तो कोई 3 गुणनखंड ही आपको बनाना है। तो आप इसी को लेकर हल कर लीजिए, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर लिख दिया 1 2 3 को मिल गया, तो अतः कहेंगे, अतः डायरेक्ट वाला लिखा था, संभव व्यंजक, मतलब विमाओं के संभव व्यंजक 2 के तथा 6y² प्लस 3y माइनस 10 होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को क्या किया, फाइनल किया, और एक क्वेश्चन इस प्रकार क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आपको कहीं भी डाउट है तो आप जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइनल क्वेश्चंस कर लिया है। फाइनल क्वेश्चन क्या किया है, कर लिया है। ठीक है, इसको आप तोड़ना चाहें तो तोड़ के लगा सकते हैं। तो 2k को आपको क्या लेना होगा, साथ में लेना होगा। 2k को क्या लेना होगा, साथ में। तो यहाँ पे मैं ये भी कह ही सकता हूँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई इतना लिख सकता हूँ। अगर k अचर, यहाँ पे k का मान दिया नहीं है, बताया नहीं है कि चर है कि अचर है। अगर k को आप अचर मानते हो तब तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ के भी लगा सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सवाल पे आते हैं, जैसे यहाँ पे 6y² प्लस 3y माइनस 10 है, तो आगे मैं हल करके दिखाता हूँ। यहाँ 2k है, 2k है ना। अब यहाँ पे इसको बड़ा कोष्टक लगा, इसको तोड़ दीजिए, 6y² कर लीजिए प्लस, अब 3 के जब तोड़िए, देखिए माइनस 10 से 6 है, तो 10 जगह क्या होगा, माइनस 60 आएगा। अगर मान माइनस में आता है तो आपको पता है क्या करना है। क्या करना होता है, ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर तो 60 आए, लेकिन माइनस है तो घटाने पर 3 आ जाए। तो क्या आएगा, कौन सा होगा, एक तो होता है 15 छक्का 60, 15 छक्का करें 15 चौको को 60, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 3 नहीं आ सकता। 10 छक्का 60, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 12 5 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा, 60 का 60 का तो केवल 2-3 ही गुणनखंड बन सकता है ना। 2 से कटाएंगे 30 बार, 2 से कटाएंगे 15 बार, 3 से कटाएंगे 5 बार, 5 से कटाएंगे 1 बार। 2 दूना के 4 करेंगे तो 5 3 15 करेंगे, नहीं होगा। 5 दूना के 10 करेंगे, 3 दूना के 6 करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है, तो भी नहीं हो सकता है। यानी सवाल के हिसाब से तो यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका गुणनखंड इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है, सिर्फ 4 नियम से तोड़ना होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर उत्तर के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर में यहाँ पे कुछ और ही कॉमन किया है। यहाँ पे 16 लेकर आंसर लगाया है। आंसर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, 16 देकर लगाया है। तो वहां पे 16 नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे 6 ही दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 दिया है, देखिए 6, लास्ट में 6 ही दिया है, तो मैं 6 पे ही लगाऊंगा, तो यही आंसर होगा। अगर यहाँ 16 रहता तो यहाँ पे 4 आता तो हल हो जाता, क्योंकि 10 में 6 जाएगा तो 4 आएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर यही होगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे।
इसका पहला चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप संख्याओं के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतना बेहतरीन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स को कि आपको शुरू से लेकर अंत तक के नंबर्स के बारे में एक भी मिस नहीं होगा पॉइंट। सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखा जाएगा और 1-2 दिन 3 दिन तो हमको इसके थ्योरी को समझाने में ही आपको लगेगा, तब जाकर चैप्टर समाप्त होगा। क्योंकि संख्या पद्धति एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वालिटी है, बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके बहुत सारे नोट्स हैं, नियम्स हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है, जिनकी मदद से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस न कि बोर्ड में ही बल्कि आप आगे चल के फ्यूचर टाइम्स में वन एग्जाम्स कोई भी एग्जाम हो वहां पे भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।